ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, हम आपकी कॉल्स लेंगे। इलेक्शन से पहले ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद ज़ाहिर है कि इलेक्शन के बाद भी प्रोग्राम होगा, लेकिन इलेक्शन में आप अपनी जो राय दे सकें ना दे सकें, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं प्रोग्राम हाजिर है, आपको जो राय देनी हो कि आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन को या कोई भी और मामला हो, तो हम आपकी कॉल्स लेते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं। डॉक्टर अकबर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है सर? जी शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बताएं। जी शुक्र अल्लाह का। सर पाकिस्तान के इलेक्शन की तो क्या बात करनी, जिस तरह का हो रहा है उसमें हम उस पर क्या बात कर सकते हैं सिवाय शर्मिंदगी के। मैं तो बात करना चाहता हूँ सर गजा की। जी जी। गजा में जो कुछ हो रहा है ना सर जी, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मेरी लाइफ में मैंने इससे पहले एक देखा बोस्निया में कुछ हुआ, फिर ये रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है ना, अब तो इंतहा हो चुकी है। और इसने दो तीन चीजों को बड़ा वाज़ह क्लियर कर दिया है। एक तो जो अरब नेशनलिज्म वो खत्म हो गया, कोई उसका जिक्र करना शर्मिंदगी है। मुस्लिम उम्मा खत्म हो गई, उसका जिक्र करना भी शर्मिंदगी है। लेकिन एक तीसरा इम्पोर्टेंट जो खत्म हुआ है ना, जो इन डेवलप्ड कंट्रीज ने ह्यूमन बेस्ड जो ये कहते थे कि भाई हमारी सिविलाइजेशन है, जो कुछ वो कर रहे हैं ना, उस पर से भी एतमाद उठ चुका है। बिल्कुल। तो मतलब कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के हालात से तंग आके मैं भी इस चक्कर में था कि कहीं बाहर चला जाऊं, लेकिन अब तो बंदा सोचता है कि उनके यहाँ तो हमारी शायद जानवरों से भी हम बदतर हैं, कि वो ये सोचते ही नहीं है कि ये भी इंसान है। और सिर्फ दो खराबियां हैं जिस वजह से ये मुसलमानों के साथ हो रहा है। नंबर वन, जो लोगों के नुमाइंदा हुकूमतें किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, जिस वजह से मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, हमें गलतियां भी हैं, लेकिन ये ऊपर जो हमारे बैठे हुए हैं ना, मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो लोग बैठे मुसल्लत हुई हैं, A to Z, मलेशिया से लेकर अलजायर तक सारे देख लें तो यही जो नुमाइंदा हुकूमतें नहीं हैं, प्रॉब्लम सिर्फ यही है। जी जी, नहीं आपकी इस बात से मैं बिल्कुल ज़ाती तौर पे भी मुत्तफिक हूँ कि मगरिब का जो एक थोड़ा सा भरम था जमहूरियत के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, मैं आपको अपना ज़ाती बताता हूँ कि वो बिल्कुल भरम टूट चुका है। पिछले 3-4 महीनों में जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उनके जो रवैये देखे हैं, उनकी हुकूमतों के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, जर्मनी के, हमें पता था कि उनके ये मामलात हैं। उनकी तारीख़ भी जो है वो एक खूनी तारीख़ है पूरी कॉलोनियलिज्म की। लेकिन इस दफ़ा जो हमने बेहिसी देखी है और जो ढिठाई देखी है, और फिर इसराइल के लिए जो बिल्कुल अनक्वालिफाइड सपोर्ट देखी है, उसने बहुत सारे लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। तो आपका शुक्रिया आपकी इस कॉल का कि आपने ये पॉइंट रेज़ किया। वसत, आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल मुकम्मल सही बात कर रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं फिर। चनाब नगर से हमारे साथ हैं सऊद रफाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाहज़ेब साहब और वसतुल्लाह खान साहब? जी रहे हैं आपकी बादशाही में। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमेशा कमज़ोर तबकों के लिए और ऐसे मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं जिनके लिए बाकी सब तकरीबन खामोश ही रहते हैं और मीडिया का अक्सर हिस्सा खामोश रहता है। मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ मुल्क में, जैसा कि अभी आपने शुरू में इब्तिदाई किया था अपने प्रोग्राम का इस बात के साथ कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन से पहले ये आपका आखिरी प्रोग्राम है, और इन दिनों हर पार्टी अपना अपना एजेंडा उठा के बिला तफरीक मजहब हर एक का दरवाज़ा खटखटा रही है वोट के लिए, और हर बालिग शहरी के पास वोट डालने का आईनी हक मौजूद है, जिससे बिलखुसूस हमें इरादी तौर पे महरूम किया जा रहा है बतौर अहमदी। तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक जैसी फहरिस्तें हैं, उसमें हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं, सिख हैं, पारसी हैं और दीगर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक फहरिस्त है। लेकिन हमें जमात अहमदिया को बिलखुसूस एक अलहदा से कैटेगरी बना के एक अलहदा से वोटर लिस्ट में डाला गया है, फॉर्म अलहदा से डिज़ाइन किया गया है, जिसके ऊपर लिख दिया गया है कि ये कादियानी मर्द हैं, कादियानी खवातीन। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हमारे बुजुर्गों ने भी पाकिस्तान का ख्वाब देखा, पाकिस्तान के बनाने में हमारे बुजुर्गों ने भी अपना हिस्सा डाला, फिर मुसल्लह अफवाज के अंदर भी हमारे जो
बेहतरीन लोग शामिल थे। सियासतदानों में देखें तो जो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब का बड़ा नाम है, साइंसदानों में देखें तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जैसा नाम है। तो हम लोग हमेशा से पुरअमन शहरी हैं, लेकिन हमें हर जगह पे जाके, अभी आपने जिक्र किया, डॉक्टर अकबर साहब ने जिक्र किया, गाजा के अंदर बड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन कमी हमसे भी यहाँ पे नहीं की जा रही है। बतौर अहमदी अभी चंद ही दिन हुए, मतलब ये इस मौजू के साथ ही मिला हुआ छोटी सी बात है कि हमारे एक मतलब जिंदों के तो ये हुकूक है कि हमें एक अलहदा दीवार से लगाया जा रहा है, ना हमारे पास वोट देने का इख्तियार मौजूद है, हमारे लिए फहरिस्तें भी अलहदा से हैं, हमें इम्तियाजी सलूक किया जाता है, और जो हमारे मुर्दे हैं उनके साथ ये कि उन्हें तदफीन नहीं करने देनी। तो ये एक ऐसी मतलब हवा चला दी इन्होंने कि जिसमें अगर हमारे घर जल रहे हैं तो खुदा न खास्ता बचेगा तो दूसरा भी नहीं। तो दरख्वास्त सिर्फ ये थी कि ऐसा मतलब कि सबके पास एक जैसा इख्तियार मौजूद होना चाहिए। और फिर इसी वजह से जमात अहमदिया ने जो 2024 के ये इंतखाबात हैं 8 फरवरी के, उनसे लाताल्लुकी का भी इज़हार किया है, क्योंकि हमें भी यकसा हकूक चाहिए जिस तरह से हज़रत कायद-ए-आज़म मैं ने ये फरमाया जानना है। चाहता हूँ कि जो बाइकआउट है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 74 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं अहमद ने उनका बाइकआउट किया है। रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ना आप मेजॉरिटी की फ़हरिस्त में शामिल हैं, ना आप अक़लियती वोटरों की फ़हरिस्त में शामिल हैं, तो ये जो सलूक है ये इसी इलेक्शन के हिसाब में है या कौन से इलेक्शन से इस तरह की प्रैक्टिस चल रही है? ये शुरू से ही चल रहा है, और मेरा ख्याल है जहाँ तक याद पड़ता है शायद एक ही दफ़ा हम शामिल हो सके हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, शायद उसका जो पहला था उसमें शायद हम शामिल हुए हैं। उसमें आपका 18-24 उसमें आपका जो वोट था मुशर्रफ के दौर में, आप ये कह रहे हैं कि वो माइनॉरिटी के वोट में शामिल था, माइनॉरिटी की लिस्ट उस वक्त पे मेरा जहाँ तक मेरा इल्म है उस वक्त एक ही फहरिस्त थी, अलहदा से फहरिस्तें नहीं थी। उस वक्त एक फहरिस्त थी, उसके बाद से 8, 13, 18, 24 ये तमाम इंतखाबात जो हैं वो अलहदा से फहरिस्तें बनाई जा रही हैं। अच्छा, तो फिर ये इसका मतलब ये कोई नई बात तो नहीं हो रही ना? नहीं, नई बात तो नहीं हो रही है, लेकिन गलत बात हो रही है, कोई आवाज भी नहीं उठाता। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नई बात हो रही है ना, अहमदियों का बाइकआउट नई बात है। लेकिन बस क्योंकि वो इलेक्शन का माहौल है तो वो तवज्जो दिला रहे हैं इस तरफ के इस तरफ भी जो है हमारे लॉ मेकर्स को देखना चाहिए, खास करके मीडिया पे बात होनी चाहिए। हाँ, या खास करके वो पार्टियां जो अक़लियतों, मजहबी अक़लियतों के हुकूक की बात करती हैं, उनकी चैंपियन के तौर पर उभरती हैं, उनको भी देखना चाहिए। सिर्फ मैं अपनी मालूमात के लिए जानना चाह रहा हूँ सऊद भाई के तादाद कितनी है, अहमदिया वोट बैंक कितना होगा? अंदाजा तो इसका नहीं है, लेकिन अच्छा खासा होगा। मतलब इसका मुअय्यन करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना होगा कि ये इतनी तादाद होगी, लेकिन बड़े शहरों में, खुद हमारे शहर में जनाब नगर के अंदर एक अच्छी तादाद मौजूद होगी वोटर बैंक की। ठीक है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का। पिछले दिनों आपको याद है ना कि हमारे पास वो आए थे आजम महराज साहब, उन्होंने बताया था कि जो नया सेंसस हुआ है इसमें ईसाइयों की तादाद काफी कम हो गई है, मसीहों की 11 लाख के करीब इंसान कम हो गए। हाँ, और हिंदू बरादरी की जो है वो बढ़ गई है। तो ये मामलात हैं, वाकई इस पे चलता रहता है। राहिल अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप लोगों के? बस ठीक है, आप बताएं। हाँ जी, आप लोगों ने कहा बाकी ये अब अगला जो आपका प्रोग्राम होगा, उस वक्त देखें मुल्क के क्या हालात होंगे, कौन सी पार्टी जीती हुई होगी और कौन सी पार्टी शोर कर रही होगी। इस हवाले से मैं देखे जी दो बात करूंगा। ये मेरा ख्याल के जैसे 2018 में इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को सजाएं हुई थी, उसी तरीके से मेरा ख्याल ये हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो रही है। और मेरा ख्याल अगर ये हमारे सियासतदानों ने आपस में बैठ के कोई एक दूसरे के साथ कोई सुलह सफाई ना की, और जो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD एक नया करना चाहिए, क्योंकि देखिए वरना 2029 में भी पता नहीं फिर किसका नंबर होगा, कौन डिस्क्वालीफाई हो रहा होगा, कौन जेल में होगा और कौन इलेक्शन के लिए उसको खाली मैदान मिला हुआ होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं करूंगा कि जी जो इलेक्शन के हवाले से कि मैंने थोड़ा सा अपना देखा है, 2018 में जुलाई के पहले हफ्ते में एक सर्वे आया था, उसमें मुस्लिम लीग नवाज और PTI में 6% का फर्क था। फिर 15 जुलाई के बाद PTI 4% ज्यादा हो गई और
जो इलेक्शन से मेरे ख्याल 25 को थे तो 22-23 को आया था, उसमें 12-13 का फर्क था। यही चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि ये जो अभी जनवरी में सर्वे आए हैं, पहले पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज में 4 का फर्क था, वो 32 थे, 36 थे। अब वो जो अभी जो आया है मेरे ख्याल पिछले हफ्ते जो सर्वे आया 2 कंपनीज का जो ऑथेंटिक मानी जाती हैं, उनमें 45 और 32 है। तो ये 45 है। मेरा आपसे ये है कि जी एक होता है स्विंग वोट, जो 2008 में देखा वो तो मोहतरमा की शहादत की वजह से पीपल पार्टी की तरफ चला गया, 2013 में वो मियां साहब की तरफ था और 18 में वो था इमरान खान की तरफ। तो मुझे अभी ये लग रहा है कि जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पीटीआई के लिए, माना कि वैसी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं है, पर जो आखिरी स्विंग वोट है, देखिए इसमें एक बात करूंगा, मैं हूँ, मुझे पता है कि जी मैं अगर एक पीटीआई वाले को वोट देता हूँ तो मुझे पता है कि अगर वो जीत जाएगा उसका हाल क्या होगा, इंडिपेंडेंट है वो किस पार्टी में जाएगा, जो इंडिपेंडेंट है उसको पता है कि जी अगर मैं पीटीआई में रहा तो मुझे क्या फायदा होगा, मैं अपने हल्के में क्या काम करा सकूंगा, मैं अपने जो इलेक्शन में खर्चे किए हैं वो मैं कहाँ से पूरे कर सकूंगा। तो ये मेरा आपसे सवाल है कि जी ये जो आखिरी स्विंग वोट है, मेरी नजर में तो ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफ बढ़ता जा रहा है और पीटीआई का कम होता जा रहा है। अभी इलेक्शन डे का तो नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। इस हवाले से बताएं कि जी ये आप लोगों का इस बारे में क्या तस्वीर? आप जो वही तज्जिया जो आपने तफसील से कर दिया है, मजीद हम क्या ऐड करें? नहीं, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि मुझे लगता है कि जो पीटीआई का जो वोट बैंक है ना, वो उतना स्विंग नहीं करता। मतलब वो खान साहब की बॉल तो बहुत स्विंग करती थी, लेकिन जो वोट बैंक है इनका वो या वो इंटैक्ट है, या वो अगर जिस मायूसी की ये बात कर रहे हैं कि वो आगे इंडिपेंडेंट घूम जाएगा, तो शायद वो बल्कि इंतखाबी निशान मिल जाता तो इनका वोट मजमूई तौर पे बाकी किसी भी पार्टी से नजर आता वोट बैंक इनका, क्योंकि वो इनका वोटर ऐसा नहीं है जो जाके फिर पीपल्स पार्टी को या नवाज लीग को वोट देगा ना। तो और दूसरा छोटी सी बात मैं ये कर लूँ, आपने सर्वेज का जिक्र किया, इनको संजीदगी से ना लिया करें। हम ये बाकी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज में होते हैं तो थोड़ा पता चलता है कि वो काबिल एतबार हैं। हमारे यहाँ जो ये सर्वेज आए हैं ना, जो रिसेंटली मैंने देखे हैं, वो रियलिटी से बहुत ऑपोजिट हैं। तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। सैफुर रहमान साहब हैं कराची से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या वो खोड़ो साहब के अपने हल्के में वोट डालने गए हुए क्या? हाँ जी, बैलेट इंतखाबी मुहिम पर है, पोस्टल मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ की एक फतह का दिन करार दूंगा कि जज बशीर साहब ने दोनों वज़रा आज़म को एक यकसा नजरों से देखा। ठीक है, दोनों साबिक़ वज़रा आज़म, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये सर, हाँ, मेरी 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं मुख्तसर बात करूंगा, अपने आपके दूसरे कॉलर से आप उसमें तबसरा कर दीजिएगा। पहली बात तो ये कि 2024 के इलेक्शन के बारे में कि भाई उनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी पे लोग बड़े सवाल उठा रहे। तो भाई पीछे को 18 का कौन सा क्रेडिबल था भाई? लोग मतलब दोनों वो समझते वो क्रेडिबल था और ये इनक्रेडिबल है या क्रेडिबल नहीं है। तो ये जरा थोड़ा सा लोगों की सोच ऐसी क्यों है, मतलब कुछ लोगों की, इसको जरा मतलब इस पे थोड़ा, कुछ लोगों की सोच ऐसी रहने दे। दूसरा पॉइंट बताएं। अच्छा, नहीं वो मतलब कहने का ये कि कंसेप्ट ऐसे दिए हो भाई यही सबसे ज्यादा खराब इलेक्शन है, वो जो पहले हुए थे वो सब सही होते रहे, 18 वाला सही था। नहीं, देखिए बात लोग कह रहे हैं कि वो पिछले वाले से ये ज्यादा खराब है। वो तो खराब था ही, लेकिन ये इसमें वो 2 हाथ आगे निकल गया ना, मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थूथू वाली बात हो गई फिर 9 फरवरी को पता चला। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि ना अब अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ, आप सिर्फ आप नहीं और लोग भी अक्सर जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप को बड़ा ही बुरा भरा कहा जाता है। एक पॉइंट जो मतलब जी उन्होंने जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, और ये एक पॉइंट जिसको मतलब बड़ा सरसरी तौर पे आप लोग भी और बाकी दूसरे एंकर हज़रात भी गुजर जाते हैं कि भाई जब जमहूरियत आई तो उन्होंने कौन सा बल्दियाती लेवल पे जो है उसको पनपने दिया है, बल्कि उसको किल करने की कोशिश की। इस पर जरा तबसरा कीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने भी जो रिसेंटली इंटर बोर्ड का एक स्कैम हुआ है रिजल्ट का, इसके ऊपर प्रोग्राम कर लिया या करने का प्रोग्राम है, इससे जवाब दीजिएगा मुझे। ये 3 पॉइंट है, जरा मैं बस बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, आप जरा तबसरा कीजिए आराम से। गुड है, थैंक यू। तो ये जो इंटर बोर्ड का इन्होंने जिक्र किया, इसका क्या स्कैम था? ये रिजल्ट्स काफी डिले हो गए थे ना, कॉल्स भी आई थी हमें कि लोग जो है बेचारे परेशान फिर रहे हैं कि यार पास हुए हैं या फेल हुए हैं, बताओ तो सही। तो हमारे कॉलर फोन इन प्रोग्राम में तो इस पर जिक्र हो चुका है, अलग से हम नहीं कर सके। आपको पता है हालात जो चल रहे हैं ये गजा के और मुल्क के, उसमें नहीं कर सके हम, करना चाहिए। और जो आपका दूसरा सवाल था अपना इलेक्शन के हवाले से सवाल किया, वो तो बात हो गई।
सेकंड क्वेश्चन मैं मिस कर गया अभी। असल में सैफ भाई ने जो है ना जो सवाल तो इन्होंने तकल्लुफ़न कहा कि आपसे सवाल है, जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। हाँ हाँ, वो था जमहूरियत और आमरियत वाला ना, कि आप फौजी आमरों को आप जो है क्रिटिसाइज करते हैं, इन्होंने कौन से जमहूरियत ने कौन सा बल्दियाती लेवल पे इख्तियारात हाँ, मुंतकिल किए। नहीं तो ये बात बिल्कुल सही है, और हम इसमें कई दफा बात कर चुके हैं कि जो जमहूरियत के चैंपियन है उन्होंने सूबे से नीचे जमहूरियत को आने नहीं दिया, आने देना चाहिए, पार्टी के अंदर भी नहीं है, पार्टी के अंदर भी नहीं है, ये बात भी होती है। तो जिसकी जितनी कोताही है उसका उतना जिक्र करते हैं, कोशिश करते हैं। रियाज चौधरी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वसद भाई, शाहजेब भाई आज तीसरा भाई नहीं है, तो ये तो ठीक है उसकी। हाँ सब ठीक है। हाँ ठीक है। जरूरी नहीं है कि अब बंदा तबीयत खराब हो तभी छुट्टी करे, बस कुछ निजी मसरूफियात होती हैं। स्कूल से तो छुट्टी तभी मिलती थी जब तबीयत खराब होती, एक ही दरखास्त होती थी। अच्छा, मेरा सवाल है सर ये कि आपका प्रोग्राम अगले हफ्ते नहीं होगा, तो दरखास्त यह है कि ये कल अगले हफ्ते क्यों नहीं होगा? होगा, आपने बोला है ना कि अगले हफ्ते हमारा नहीं, लेकिन फ्राइडे को तो होगा ना। अच्छा फिर ठीक है। नहीं होगा, हम तो मिस करते हैं ना, हम तो आपको देखते रहते हैं कि गैर हाजिरी ना हो आपकी। तो मसला यह है कि ये कल ड्राफ्ट का इन्होंने वफाकी काबीना ने कोई पास किया है ला के वो दवाइयों की कीमतें बढ़ेगी। जी जी, तो थोड़ा सा इस पे जरा तवज्जो दिला दें। ये हर 150 मेडिसन की कीमतें बढ़ रही हैं, वफाकी काबीना ने ऐलान किया कि 150 दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कि डॉलर नीचे आ रहा है और दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं, जब बढ़ानी होती हैं कह रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर 300 क्या कहते हैं 25 से नीचे आ रहा है 280 पे, और दवाइयों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो कोई बीमारों का भी सोचें। ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो सूबे बांटे हुए हैं इन्होंने, ये कहते हैं हमने ये अस्पताल बना दिया, वो बना दिया, वहाँ तो कोई दवाई नहीं किसी को मिलती। ये तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अभी हर बंदा तकरीबन डिप्रेशन, शुगर, ब्लड प्रेशर का मरीज है। तो ये पाकिस्तान की 80% अवाम जो है वो क्या खाएगी अगर ये दवाइयाँ फिर महंगी कर रहे हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा गवर्नमेंट से दरखास्त करें कि यार कोई रहम करो, जाते जाते ये ना करके जाओ गरीब मार। नहीं, जाते जाते ये नहीं करेंगे तो आते आते वाले कर लेंगे। उन्हीं का ये सिलसिला है, इनको पता है कि हमारे ही आने हैं, लेकिन ये दवाइयाँ कैसे अफोर्ड करेंगे। मेरा सवाल यह है कि डॉलर नीचे आ रहा है, दवाइयाँ बढ़। अच्छा, दूसरे ये है आपकी बात रियाज चौधरी साहब मैं काट रहा हूँ कि मसला ये नहीं है कि दवाइयों की कीमत वो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, मसला ये भी है कि जिनकी कीमतें बढ़ाई भी हैं वो भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये शॉर्टेज का अलग मसला है ना। हाँ, तो लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। एक कॉलर जो है आजकल नहीं आ रहे, लेकिन 3-4 हफ्ते वो आते रहे, उन्हें खास दवा जो है वो मिली नहीं रही। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो कीमतें बढ़ा भी दे। तो रियाज भाई ये भी आपको पता होगा कि पिछले दिनों जब हमने इस पे बात की भी है हमारे हेल्थ रिपोर्टर से भी और फार्मा के लोगों से भी, तो वो ये कह रहे हैं कि लंबे अरसे से जो है वो पूरी एक यहाँ पे हमारे यहाँ फार्मा इंडस्ट्री के साथ उनके मसले मसाइल चल रहे हैं, और वो काफ़ी हमारे यहाँ फार्मा कंपनी जो है वो बंद होती जा रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि बाहर से रॉ मटेरियल का मसला रहा है। तो ये बात आपकी सही है कि एंड यूज़र जो है, आम आदमी सबसे ज़्यादा उसी से अफेक्ट होगा अगर कीमतें ऊपर जाएंगी। लेकिन बहरहाल अब ये इलेक्शन वगैरह हो जाने दें, नई हुकूमत आए तो शायद उन्हें वोटों की ज़्यादा परवाह हो। हुकूमत जो है वाइट एलिफेंट इदारों को तो सब्सिडाइज करती है, दवाओं को भी करती है। हाँ, कर दे बिल्कुल। अतबा फारूकी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। अतबा फारूकी अर्ज कर रहा हूँ जी, कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे 2 मौजू पे बात करना चाहूँगा, और एक पहला मौजू तो है कि जो इंडिया से रिलेटेड मौजू है लेकिन हमारे मीडिया में को फरमाइए किया गया, और दूसरे मीडिया में अरब मीडिया और उसमें बहुत हाईलाइट किया गया। और वो मौजू है जो बाबरी मस्जिद की जगह अयोध्या जो इन्होंने टेम्पल राम मंदिर। और अगर आप उसको जो कि हमने अल जजीरा से देखा, उसमें आप देखते तो हमें ये पता लगा कि इंडिया ने उसको बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज्यादती के तरीके से जिस तरह से उसको बनाया और फिर उसकी जो तशहीर की
और फिर उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी में जो उनकी सेलिब्रिटीज ने शिरकत की, इसको अल जजीरा और सीएनएन ने कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा। लेकिन हमारे यहाँ इसको शायद दिखाया नहीं गया या बताया नहीं गया कि किस तरह से ये चीज़ हुई। तो मेरा कमेंट ये है कि अगर इसको बता दिया जाता तो थोड़ा सा हमें इंडिया का एक रिफ्लेक्शन नजर आता है। हमने बताया था वैसे तफसील से। एक सेक्युलर रियासत नहीं है बल्कि एक हिंदू रियासत है। एक तो मेरा पॉइंट ये था। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो आजकल बलूचिस्तान में हुआ और जिसकी खबर हमें शायद ठीक नहीं मिली, और इंडिया के जो चैनल्स हैं और सोशल मीडिया है वो इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बता रहा है, और वो इसको बहुत ही डिटेल में बता रहा है कि जो कुछ पिछले दिनों मच में हुआ या यहाँ पर हुआ, उसमें पाकिस्तान के कुछ इदारों के लोग बहुत ज्यादा, उनका कहना है कि ये हुआ। हमारे मीडिया अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा हमें बता देता तो हमारे लिए ये बेहतर होता कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या है। सिर्फ इतनी की खबर से शायद हमें नहीं सही पता लगा कि उसमें। अच्छा अतबा साहब, वो ठीक है, ये बात आप मैं चाह रहा था कि बस इसी चीजों को अगर ट्रांसपेरेंट ये जो है, जो हसास इलाके हैं जिनमें बलूचिस्तान को भी शामिल रखा गया है, तो नॉर्मली जो है ISPR वो जो खबर जारी करते हैं तो उसकी बुनियाद पे ही तबसरे होते हैं। वैसे भी जो हालात हैं, जो साबिक़ कबायली इलाके हैं उनमें और जो बलूचिस्तान का इंटीरियर है उसमें इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग जो है वो ख़ासी मुश्किल है, और वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर हैं वो पहले ही मुसीबत में हैं दोनों तरफ से। तो ये जो हैं सीरियस मसाइल हैं। तो जैसी कैसी भी खबर आती है वो हम आपके सामने पेश कर। दिस इज़ वेरी सिंपल। एक वक्फा ले लें। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं, छाछरो भी जाएंगे, नवाब शाह भी जाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं जर्मनी, जहां से हमारे साथ हैं हसन सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वो आप दोनों को वो सलाम भाई को मिस कर रहे हैं। बात ये करनी थी पहला सवाल है बल्कि कि पीपल्स पार्टी ने क्या नाज़िम जोखियों के कातिल को टिकट दिया है या नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में एक तो अपडेट कर दें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी की हमेशा से सियासत के अंदर एक पार्टिसिपेशन रही है, और उनका एक गुमान ये रहा है हमेशा से कि उन्होंने जिस पार्टी की तरफ अपने झुकाव का इजहार किया है, लोगों की राय उसकी तरफ चली गई है। चलें, ठीक है, शुक्रिया। नाज़िम जोखियों के जो मुलजिम थे वो आखिरी इत्तलात आने तक उनको वापस पार्टी का टिकट मिला है को। हाँ, और वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। जिस पर काफ़ी लोगों ने शोर भी मचाया कि पार्टी चाहती तो दिखा सकती थी कि हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जिन पर इतना सीरियस एलिगेशन हो, क्योंकि आखिर में तो वही हुआ ना, दियत का मामला हुआ ना, किसास दियत का मामला हुआ, माफ़ किया, अल्लाह पे छोड़ दिया सारा। हाँ, अल्लाह पे छोड़ दिया। ठीक है ना। ये जो गरीब होते हैं या जो, हाँ, ये आमतौर पे मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई बेगुनाही साबित हुई या कुछ हुआ, है ना। तो ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अच्छा कि देखिए, उस दिन भी आपके प्रोग्राम में आई थी अरफाना मला, उन्होंने कहा कि जी अवाम जब प्रेशर डालते हैं तो मियाँ मिट्ठू को टिकट नहीं मिला था, राइट। तो पब्लिक अगर अवेयरनेस होगी इस तरह की तो हो सकता है कि उसका कुछ असर हो, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होना है। दूसरा इनका पॉइंट था कि पाकिस्तान आर्मी और इलेक्शन। हाँ, उसमें ये होता है कि उन्होंने कहा जी कि इल्ज़ाम ये है कि जी फ़ौज ने सपोर्ट किया इमरान खान को या उससे पहले, और लेकिन अब तो कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, तो अब क्या मसला है, उनकी पॉपुलैरिटी अब क्यों कायम है। अच्छा सवाल उठाया है, और ये कोई पहली मिसाल नहीं है। होता ये है कि तीसरी क़ुव्वत को हमेशा लाया जाता है, जो बाकी दो क़ुव्वतें हैं जो भी होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए, लेकिन फिर होता ये है कि गेम हमेशा लाने वालों के हाथ से निकल जाती है। उसकी जो फौरी मिसाल है वो है मियां नवाज शरीफ। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में उन्हें मुतारिफ़ करवाया गया था, और उन पे भी यही छाप थी कि ये लाडले हैं, सिलेक्टेड हैं। लेकिन फिर वो 90s में आप देखते हैं कि अपने तई एक सियासी क़ुव्वत बन गए। वो पौधा जो है वो दरख्त बन गया पंजाब की हद तक,
और इसी तरह खान साहब के साथ भी हुआ कि 2011 का जो जलसा था मीनार पाकिस्तान का, और उस ज़माने में ये था कि फ़लाना डीजी और फ़लाना फ़ौजी अफसर और ये वो था, होगा भी। तो धरना, और फिर उसके बाद जो ख़ुद वो अपने मुंह से कहते थे कि जी हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, सीना ठोक के कहते थे, और सिलेक्टेड भी बुरा नहीं मानते थे। लेकिन फिर जाहिर है कि जब वो उन्होंने अपने तई ताकत पकड़ी तो वो कब तक वो जो सियासतदान है वो मोहसिनों की तस्बीह पढ़ता रहेगा। मियां नवाज शरीफ ने भी नहीं पढ़ी, इसीलिए 3 दफ़ा निकाले गए, अब हो सकता है चौथी दफ़ा भी निकाले जाए। और इसी तरह खान साहब का भी ये है कि फिर उन्होंने अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर दिया, तो वो फिर बुरा लग जाता है कि यार देखो हमारी बिल्ली और हम ही पर मियाऊँ। तो वहाँ एक क्लैश की सूरत होती है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि या तो पुराने जो कारतूस हैं उनमें बारूद भरा जाता है या फिर नया कारतूस फील्ड में लाया जाता है। तो ये स्क्रिप्ट जो है ये मुसलसल घूमे जा रहा है, तो इस तरह चलता है। ये है टेक्निक। सही बात है। तो होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब कुछ मिल गया होगा। चलते हैं नवाबशाह, जहाँ से कामरान अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाई इनकम भी गई और निकाले भी गए, फंस गए ऐसे कि हम जेल में डाले भी गए, और मुंह मोड़ के वो हौसले वाले भी गए, अपनी इज्जत भी गई, चाहने वाले भी गए। अब तो, ये जो इलेक्शन कमीशन है। कामरान भाई, आप पिछले दिनों अंडरग्राउंड हो गए थे? नहीं सर, मेरी सिस्टर की शादी थी तो मसरूफ था। तो ये जो निगरान हुकूमत है, नून से निगरान हुकूमत, वो नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो है वो आए दिन नोटिस ले रहा है। क्या वो महंगाई पे नोटिस नहीं ले सकता? 13 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन कहाँ से नोटिस लेगा, उसका ये काम ही नहीं है। तो सर ये निगरान हुकूमत के जो वजीर आजम साहब हैं वो क्या, हाँ, वो नोटिस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन महंगाई का नोटिस कैसे ले सकते हैं? वो थोड़ा सा सांस मिला था गरीबों को, अभी दोबारा से इंजेक्शन लगा दिया महंगाई का। हाँ, वो इसलिए किया ना कि अब जब नई हुकूमत आएगी तो वो फिर कमी का ऐलान करेगी तो रिलीफ मिलेगा थोड़ा। नया इंजेक्शन वो लगाएगी। बारह, थैंक यू सो मच। आमिर सत्तार साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये मुल्क में इलेक्शन की वजह से कोई भी खास जरूरत नहीं है। इस वक्त मुल्क के ये हालात है कि हर दूसरे घर में जो है आदमी इतना परेशान है क्योंकि बिजली का बिल आने से पहले वो उसको ये फिक्र होती कि अगर ज्यादा बिल आया तो मैं कहाँ से भरूंगा। उसको गैस के बिल का धमाके का डर होता है। अब गैस का बिल 400 आता था, उसकी जगह 3000, 4000, 5000 तक आ गया। तो 400 रुपए का बिल उसको 5000। तो इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन इसलिए नहीं होने चाहिए, आपको तो सबको आजमा चुके हैं। आखिर इमरान खान था, उसको भी आजमा चुके। अब अल्लाह का कोई बंदा ऐसा देख आए, तारिक जमील जैसा हो या बशीर फारूकी जैसा हो, अगर ऐसा कोई हो और वो भी सीट पे बैठ के फिर ऐसी हरकतें करे तो फिर मुझे तो लगता है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में किसी को भी सदर और अपना ठीक है, जबरदस्त बनने की जरूरत नहीं। ये भी एक सोच तो है। वारन, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल मैं दफ्तर के बाद थोड़ा सा ग्रोसरीज करने गया ना, तो मैंने उसको कहा यार ऑलिव ऑयल दिखाओ, तो उसने दिखाया। मैंने कहा यार वो मुल्क के अंदर भी तो हमारा ट्राइबल एरियाज में भी ऑलिव प्लांटेशन हो रही है, मूसा खेल में होता है। हाँ, मैंने कहा वो लोकल दिखाओ, मुझे इंपोर्टेड नहीं चाहिए इतने महंगे। उसने कहा मुझे इमरान खान आएगा ना तब आएगा। अच्छा, कहते एक ही बंदा है जिसने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, हाँ, उसने इतना सीरियसली कहा ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार। तो जैसे हमारे जमाने में हर किराने की दुकान पे लगा होता मसला कश्मीर के हल होने तक उधार बंद है। हाँ, तो ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। मोहम्मद अयूब कहाँ से हैं? लाहौर से। जी अयूब साहब। जी हाँ जनाब। जी जी फरमाएं। हेलो अयूब, मैं फरमाऊं जी? जी जी, आप तो क्या हमने कॉल किया सर? हाँ जी, हाँ जी, आपने किया ना, अब आप बताएं। मैं ये फरमा रहा हूँ जी। हाँ, जब मियां नवाज शरीफ था तो 20 रुपए किलो सब्जी थी, 150 रुपए किलो घी था और 50 रुपए किलो चीनी थी। ठीक है। और आटा जो है 600 रुपए का था 20 किलो का। ठीक है, ठीक है जी। तो दाल साल भी तो 2017 था ना?
अभी हम 2024 में आ गए। अच्छा नहीं, वो जब इमरान खान आया तो महंगाई बढ़ी और अब आसमान से बातें कर रही है आया तो हर चीज बढ़नी शुरू हो गई। तो अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। 65 रुपए लीटर था, गैस 70 रुपए किलो मिल रही थी। जब इमरान खान आया तो उसने गैस 300 रुपए किलो बेची। ठीक है, हो गया वो। और घी 650 रुपए किलो कर दिया था। पॉइंट पे आ जाए ना अब अयूब साहब, आज क्या कहना चाह रहे हैं? रेट उसने 4000 रुपए। नहीं, वो तो सब पूरी लिस्ट आप मत गिनवाएं, वो आप अंदाजा हो गया आप क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। क्या अब आप पॉइंट पे आ जाएं कि मियाँ साहब दोबारा आ रहे हैं तो सस्ताई हो जाएगी, क्या होगा? मियाँ नवाज शरीफ आएगा, वो हर चीज को सस्ता करेगा, वो मुल्क को संवारेगा, मुल्क को चलाएगा। पहले जद्दारी आया था तो उसने अवाम के लिए ठीक है, हम समझ गए। मियाँ दे नारे बजणगे, शेर एक बारी फेर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अगर हो जाए ऐसा तो अच्छा है। हाँ, लोग दुआएं देंगे। सबसे ज्यादा इस वक्त महंगाई का इशू है, अगर मियाँ साहब कर सकते हैं तो गुड है, लेकिन अगर वो बोलेंगे कि नहीं अभी हालात जो है बहुत टफ है, तो अयूब साहब जो है वो अयूब साहब सेट है, कंफर्म है। ठीक है, चलें जी। बिलाल अहमद साहब हैं, अमेरिका में सियाटल से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका और हमारा 12 घंटे का फर्क है ना? हाँ जी, हमारे यहाँ पे बजे हैं सुबह के 11:15 हो गए। चलें, तो बिल्कुल टाइम डिफरेंस जो है वो हमारा 12 घंटे का है। फरमाएं, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो वसत साहब का बहुत शुक्रिया, वो जो आजकल डॉन के ऊपर वो एक यूट्यूब चैनल पे सीरीज उनकी चल रही हैं इलेक्शन की हिस्ट्री के ऊपर, जो कि बहुत ही मालूमाती हैं। और दूसरी बात ये कहती कि मेरा पीछे से ताल्लुक लाहौर से, तो बचपन में जब हम लोग थे तो 2 लतीफे सुना करते थे कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, कि जब वो पहली दफा अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था बिल क्लिंटन को कि की हाल है तोड़ा, ठीक ठाक हो, अब्बा जी कितने ने? कहता है अब्बा जी तो मार गए ने। कहता है अच्छा, एडा बड़ा मुल्क तुम अब्बा जी बगैर चला रहे हो। तो ये ऐसी क्या बात है कि उनको चौथी दफा चांस मिल रहा है और उनको हमेशा रेस्क्यू किया जाता है। पहले मुशर्रफ के टाइम पे भी सऊदी अरब से रेस्क्यू किया गया, और इंटरनेशनल यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और दोस्त ममालिक हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। इमरान खान को ऐसी सहूलत क्यों नहीं मुयसर हुई? हाँ, इसका जवाब अयूब साहब पॉइंट समझ गए। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है आप तो लाहौर के हैं, कर हसद ना कर, ये इसका एक जवाब है। और खुशकिस्मत आदमी है बात, अगर बाहर दोस्त हैं उनके और मदद कर लेते हैं, खुशकिस्मत आदमी है। ठीक है, अच्छा एक ब्रेक पे चलते हैं, फिर बाकी आके आपकी मजीद कॉल्स लेंगे। वेलकम बैक। नवाब जैदी साहब हैं कराची से। जी जैदी साहब। वालेकुम सलाम। सर, एक तजवीज़ थी कि जो आप माशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ सेगमेंट में, उस मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बहुत ही वो इंफॉर्मेटिव होता है। तो ये जो आपकी वो है चैनल है या इसकी जो यूट्यूब के ऊपर जो आप करते हैं, तो उसमें एक प्ले लिस्ट या उसके एक सब्जेक्ट उसमें आ रहा हो तो स्टूडेंट को देखने में आसानी होती है कि वो अपना उससे देख सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है दोबारा। ओके, थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि हम अपनी जो हमारी डिजिटल टीम है उसको हम ये मशवरा दे सकते हैं। सर, अच्छा, दूसरा सर, ये आप लोग अपनी एफर्ट जो है ना, ये इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और ये क्रिएटिव वर्क पर सर मरकूज करें। माशाल्लाह इतना आपका इंटेलेक्चुअल वो है। तो ये जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं सर, इसमें तो लगता है कि जैसे टाइम ज़ाया हो रहा है। अब चाहे निगरान वजीर आजम हो, चाहे वो हमारे पुराने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो या आने वाले हो, तो जितना इख्तियार सर इस कौम को सुधारने के लिए मौजूदा निगरान वजीर आजम को है, उतने ही जो हमारे साबिका वजीर आजम है उतने ही इख्तियार है, और आने वाले का भी इससे ज्यादा इख्तियार नहीं होगा। तो बिल्कुल आखिरी बात सर, ये बाजों का ये जो हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं कि लाडला लफ्ज आता है, तो ये जो लाडला बनाने वाले हैं, इनको किसी तरीके से कोई मैसेज जाए क्या हो कि ये इनके हाथों से ना निकले, फिर अगले तजर्बा करता है तो कौम को बड़ा महंगा पड़ता है सर। आपका तबसरा चाहिए। ठीक है, ठीक है।
हाँ देखिए, हमारे यहाँ लाडले की तो बात होती है, लेकिन जो लाडला बना रहा होता है उसकी बात नहीं होती, क्योंकि वो फिर हमारी मजबूरियाँ आ जाती हैं ना। नहीं, उसकी भी बात साथ में हो ही जाती है, जाहिर है लाडला खला में तो नहीं बनता ना। हाँ, लेकिन हमारा फेवरेट पास टाइम इस मुल्क में ये है कि हम जो स्टेज पे जो किसी पे बस ना चले, सियासतदान को लगा दो, और वो जो रिंग मास्टर होता है जिसके हाथ में हंटर होता है, जो पीछे से शो चला रहा होता है, उस तरफ हम जाने से घबराते हैं। तो आपकी बात ये सही है। वैसे ये लाडला जो फ्रेज है, ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान के टाइम पे ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुई और अब चल रही है। असद मोहम्मद खान का गीत आपने सुना है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे जान। अच्छा, ये वहां से तब से चल रहा है। ठीक है, बाकी इन्होंने यूट्यूब की बात की, वो चलें हम अपनी डिजिटल टीम से बात कर लेंगे इस पे। आगे बढ़ते हैं। हमारे रियाज खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, जो कराची में या पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं सियासी पार्टियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा वो जो अपने मस्जिदों पे, सुजुकियों पे और बड़े बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के और टैग लगा के, रात अभी भी मेरे घर के पास से एक गाड़ी गुजरी है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी वालदा जो हैं वो पेशेंट हैं, तो बराए मेहरबानी इसी तरीके से लोगों के घरों में ओल्ड वुमेन, हमारी माएँ खालाएँ जो उम्र ज्यादा, अब वो बेचारी एकदम आपके घर के पास से एक लाउड स्पीकर पे ऐलान हो जाता है तो बंदा वैसे ही हिल जाता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम अपील कर दें कि इसका ख्याल रखें जो मोहल्लों से गुजरते हैं, बहुत ख्याल रखें कि भाईजान आप ठीक है, लोगों ने जिसको वोट देना है वो देना है ना। ये आप लोग नमाज के टाइम पे, अजानों के टाइम पे, और प्लस और दूसरा ये आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी जी। हेलो जी जी बोले। और दूसरा ये कि जो हम लोग इलेक्शन 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, 8 तारीख के बाद, हम आपस में जो एक दूसरे के साथ कदूरतें पाल रहे हैं, इन पार्टियों की वजह से हम एक दूसरे के साथ गालम गलोच कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। नहीं तो ना करें ना, ये इलेक्शन नहीं ना करें। कौन कह रहा है? देखिए वो लोग पार्टियां अपनी जगह रहेंगी, हमें इसी जगह पे। रियाज भाई देखें, वो लोग आपस में बाद में उनकी आपस में सेटिंग हो जाती है, ये लोग उठते बैठते हैं, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, पार्लियामेंट में साथ होते हैं, अक्सरियत सिवाय इमरान खान साहब के, इन सब के आपस में ताल्लुकात ठीक होते हैं। तो अवामी सतह पे भी हमें इलेक्शन को इलेक्शन के तौर पे ही लेना चाहिए, गालम गलोच वायलेंस में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जा रहा है तो वो उसकी अपनी गलती है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तो जो आपकी जो बात है वो आ गई है, ठीक है ना। मोहम्मद इमरान है फैसलाबाद से। हेलो। हाँ जी इमरान साहब, गल करो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब जी वसत साहब बोल रहे हैं? जी जी वसत साहब हैं, आप बात करिए। वसत साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ। बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन जरूरी क्यों है? जब लाने वाले ही अपने डिसाइड करना है तो क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की? क्या मजबूरी है हमारी? थोड़ा सा रौनक मेला हो जाता है, आपको एतराज है? जी बिल्कुल एतराज है। जाहिर है कि जी हमारा सारा पैसा टैक्स का लगता है, और फिर वो तो स्टील मिल पे भी लगता है, PIA पे भी लगता है, हर सरकारी इदारे पे भी लगता है, तो इलेक्शन पे भी लग गया। नहीं, इलेक्शन पे भी लग गया, लेकिन उसके बाद 5 साल फिर हमने इनको भुगतना है। 5 साल आज तक किसने भुगता है? 5 साल थोड़ी भुगतते हैं आप, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल। चलें, हाँ ये बात तो आपकी ठीक है कि वाकई 3 साल 3.5 साल ही भुगतते हैं, लेकिन ये क्या हमारा कोई सिस्टम ऐसा नहीं बन सकता कि हम इनके बगैर मुल्क को चला सके? मतलब क्या फौजी डिक्टेटर आ जाए, इलेक्शन ना हो, वो 10-20 साल 15 साल जो है वो चलाए मुल्क को डंडे के जोर पे, वो बेहतर होगा। और चलाया भी है। कोई कष्ट नहीं होगा, है ना इलेक्शन निकलना पड़ेगा। फिर बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? नहीं, आप देखें, आपने मसला तो बयान कर दिया, कोई सोल्यूशन है आपके ज़हन में? मेरे ज़हन में तो इसलिए सोल्यूशन कोई नहीं कि हमने खिचड़ी ऐसी पका दी। नहीं, आपके ज़हन में कोई सोल्यूशन है? मेरे ज़हन में तो यही है कि जो अगर हम इसको डिसाइड कर लें कि ठीक है यार, आर्मी ने ही रूल करना है, ठीक तो है, आर्मी रूल करती रहे। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है। हाँ, लेकिन इमरान भाई देखें, ये कहना बहुत आसान है और ये कोशिश भी हुई है इस मुल्क में। आपको पता है कि इस मुल्क की आधी तारीख में यही कोशिश हुई है ना, लेकिन उससे मुल्क का कोई भला तो नहीं हुआ ना।
और ये आपकी बात, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ कि ऐसा इलेक्शन का फायदा क्या, किस से निजात मिल जाएगी, हाँ, कि फायदा क्या ऐसा इलेक्शन का जो फिक्स्ड हो। लेकिन इस हम जो लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई निकलो इलेक्शन वाले। इमरान भाई पता है क्या कह रहे हैं, इमरान भाई पता है क्या कह रहे हैं, सीरियस होने की इतनी जरूरत नहीं है। इमरान भाई ये कह रहे हैं, वो एक सरदार जी थे, उन्हें रोज़ाना ख्वाब में आता था कि उनकी टांग 12 सिंगे के सींगों में फंस गई है और वो टूट गई है, तो हड़बड़ा के उठ के बैठ जाते थे। तो एक दिन वो खुद ही चिड़ियाघर चले गए और अपनी टांग जो है 12 सिंगे के सींगों में फंसा दी और टूट गई। तो उन्होंने कहा सरदार जी की कीता तुसी, कहंदा यार रोज दी खिच खिच भाई। हाँ, तो असल में वो ये कह रहे थे। चले ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। आपसे अब पीर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज, शब बखैर।